नमस्कार मित्रों, कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए लोकप्रिय समकालीन लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी हुई कहानी जो रास्ता खुशी दे। सुधा जुगरान जी एक श्रेष्ठ लेखिका हैं। उनकी कहानियाँ समाज का आईना तो हैं ही, उसे एक सार्थक, सहज, सुंदर दिशा भी देती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। शायद अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए, कहता हुआ केशव तौलिया उठाकर बाथरूम में घुस गया। लेकिन केशव की बात पर भौचक्की सी वो कुछ कहना चाहती थी, पर तब तक दरवाज़ा भड़ाक से बंद हो चुका था और तेज़ शावर चलने की आवाज़ आने लगी थी। एकाएक राशि को तेज चक्कर आने की सी अनुभूति हुई। वो मेज का सहारा लेकर बिस्तर पर बैठ गई। वे दोनों पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। इतने लंबे समय तक साथ साथ रहते रहते अब वो केशव से शादी के बारे में सोचने लगी थी। आदिकाल से वैवाहिक बंधन पुरुषों की फितरत को तो कभी भी नहीं बांध पाया था, पर अब तो सारे बंधन तोड़कर नई नई मिली आज़ादी का जश्न मनाती स्त्री भी पुरुषों के जीवन के इस मापदंड के समीकरण का हिस्सा हुई जा रही थी। राशि भी बहुत खुशी से इस आज़ादी का जश्न मनाकर सभी तथाकथित पारंपरिक मान्यताओं को तोड़ माता पिता की सलाह को दरकिनार कर नाते रिश्तेदारों व समाज की परवाह न कर अपनी आर्थिक आज़ादी को अपनी शारीरिक व वैचारिक आज़ादी में पिछले 5 साल से तब्दील करने के लिए कटिबद्ध थी। लेकिन फिर क्या हुआ? पिछले कुछ समय से वो इस आज़ादी से थकने क्यों लगी है? बिन बंधन की आज़ादी मोह क्यों नहीं रही है? क्यों कोई उलझन उसके इतने सालों से निर्बाध चलते कदमों को अब ठिठकने के लिए मजबूर करने लगी है? पिछले 5 साल में वो 2 बार अबॉर्शन करवा चुकी थी, लेकिन अब तीसरी बार न जाने क्यों वो ये बात केशव से छिपा गई। जब चौथा महीना शुरू हो गया तो केशव को भी उसके शरीर में आए परिवर्तन का एहसास होने लगा। क्या कुछ ऐसा है जो तुमने मुझे नहीं बताया? एक दिन केशव पूछ बैठा। जवाब में वो चुप हो गई। लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा राशि? कैसे पालोगी इस बच्चे को अकेले? केशव अकस्मात गुस्से में चिल्ला पड़ा। अकेले क्यों? हम दोनों का है तो हम दोनों ही पालेंगे। हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और मेरी समझ में तुम्हें इसका मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं, केशव भन्ना कर बोला। हम 5 साल से साथ रह रहे हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए केशव। वो फिर भी शांत रही। पर मुझे शादी नहीं करनी है। लिव इन रिलेशन में रहना शुरू करने से पहले ऐसी कोई शर्त नहीं थी हमारे बीच ना। केशव ने उन दोनों के रिश्तों को पल भर में ही वास्तविकता के कठोर धरातल पर पटक दिया। लेकिन केशव, जो बच्चा हमारे बीच आ रहा है वो है तो हमारा ही। केशव की तीव्रता देखकर वो भरकस अपने स्वर को अतिशय कोमल बनाकर बोली। मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं, ये तुम्हारा डिसीज़न है। मेरे लिए सिर्फ भावुकता व उत्तेजनावश की गई कुछ कमज़ोर क्षणों का नतीजा है बस। तटस्थ व कठोर स्वर में अपनी बात कह केशव मुंह फेर कर सो गया और वो निशब्द हल्की रोशनी में कमरे में नज़र आ रहे सायों पर नज़रें गड़ाए अपनी भूत में की गई गलतियों के सायों से गड्ढ-मड्ढ होती भविष्य की तस्वीर से भयभीत हुई बैठी रह गई। अब क्या है जीवन इसके आगे? कानूनन उसका कोई अधिकार नहीं है केशव पर, और अगर इस बच्चे का अधिकार हो भी तो क्या इतना सरल है साबित करना? इसमें उसकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति कितनी चरमरा जाएगी ये वो अच्छी तरह से जानती थी। पिछले कुछ समय से उन दोनों के बीच आने वाला बच्चा भयंकर टकराव का कारण बन चुका था और आज उसकी परिणति केशव के इस एक वाक्य में कहे फैसले ने कर दी थी कि शायद अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। लिव इन रिलेशन के रिश्ते का ये परिणाम हो सकता है, ये सच है, पर कितना भयानक है। इसके लिए वो खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगी। अपनी शक्ति को केशव से लड़ने में खर्च करने के बजाय वो आगामी भविष्य पर अकस्मात लिख दी गई कठिन इबारत को पढ़ने का मादा अपने अंदर संजोने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। वो बहुत देर तक सोचती रही, कुछ फैसले लिए, कुछ फ़ोन किए और फिर दूसरे कमरे में जाकर सो गई। सुबह का नाश्ता केशव बनाता था, डिनर की तैयारी राशि करती थी।
सुबह केशव किचन में व्यस्त था कि राशि अपनी अटैची व बैग लेकर दूसरे कमरे से तैयार होकर बाहर निकली। मेज पर नाश्ता रखते केशव के चेहरे पर कई प्रश्न एक साथ लक्षित हो गए। तुम सही कहते हो केशव, शायद अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। केशव के चेहरे पर टंगे प्रश्नों को दरकिनार कर राशि बिना किसी लाग लपेट के बोली। लेकिन मेरा मतलब। अपनी उम्मीद के विपरीत राशि का रुख देखकर केशव चौंक गया। मैं अपने बचपन की दोस्त सलीना के साथ शिफ्ट हो रही हूँ। मतलब कि तुम्हें शिफ्ट होना मंजूर है पर अबॉर्शन करवाना नहीं? केशव विद्रूप भरे स्वर में बोला। मुझे अबॉर्शन करवाना है या नहीं, ये फैसला तुम नहीं मैं करूँगी केशव। हम दोनों लिव इन में रहे, ये दोनों का फैसला था। प्रकृति ने बच्चे पैदा करने की पूरी जिम्मेदारी स्त्री के शरीर को दी है, जबकि इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं। तुम्हारे लिए ये कुछ कमज़ोर क्षणों की भूल है, पर मैं पूछना चाहती हूँ केशव कि क्या तुम भी किन्हीं कमज़ोर क्षणों की भूल का नतीजा हो? और अगर नहीं तो ये बच्चा हम दोनों के प्यार की निशानी क्यों नहीं है? मुझे चौथा महीना पूरा होने वाला है। अब या तो मैं अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे को ख़त्म कर दूं या अपनी आन पर खेलकर इसे जन्म दूं। ये मेरी मर्जी है। राशि शांत मगर दृढ़ स्वर में बोली। एक पुरुष कुंवारा बाप बनने में शर्म महसूस नहीं करता तो एक स्त्री क्यों? लिव इन में रहना आज कानूनन व एक वर्ग विशेष के लिए मान्य हो गया है, तो इसके स्वाभाविक परिणामों के लिए एक स्त्री ही क्यों मुँह छिपाती फिरे? कहकर राशि बैग कंधे पर डाल अटैची ड्रैग करती हुई बाहर निकल गई। टैक्सी में बैठी राशि का दिल व आंखें आंसुओं से सराबोर थीं। इतना बड़ा फैसला लेना सरल नहीं था। थोड़ी देर बाद वो सलीना के फ्लैट की घंटी बजा रही थी। सलीना को देखते ही अपनेपन की ऊष्मा से पिछले कुछ दिनों से उसके अंदर जमी हुई बर्फ पिघल कर बाढ़ की तरह तूफान मचाती हुई बहने लगी। सलीना बहुत देर तक उसे गले लगाए पीठ सहलाती हुई आश्वासन देती रही। बस राशि, आज रो ले, आज के बाद एक भी आंसू नहीं। जब लिव इन रिलेशन की व्यवस्था को स्वीकार करने की हिम्मत एक लड़की करती है तो पुरुष की ही तरह परिणाम के लिए उसे भी मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हालांकि माँ बनना ही स्त्री के जीवन की वो कमज़ोर कड़ी है, या कहना चाहिए वो फटा हिस्सा है जहाँ पुरुष अपना पैर डालकर खुद स्वच्छंद होकर फिर से गुंजायमान भंवरा बन जाता है। केशव भी किसी न किसी दिन शादी कर ही लेगा, भले ही जीवन में आने वाली उसकी वो लाइफ पार्टनर इससे पहले किसी के लिव इन पार्टनर बन चुकी हो। पर जिस लड़की के साथ 5 साल रहा, जब उसके साथ ज़िंदगी बिताने की बात नहीं सोच पाया तो किसी नए के साथ जो अपने स्याह अतीत की दुविधा को भी साथ लेकर आएगी कैसे निभा पाएगा? तू बैठ, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। सलीना जाकर 2 कप कॉफ़ी बनाकर ले आई। अब बता क्या करना चाहती है? केशव से इस बच्चे का अधिकार पाने के लिए कानून की किताबों को खंगालना या अकेली माँ बनकर एक नई राह तलाशना? कौन सा रास्ता खुशी दे देगा? ये भविष्य की बात है, पर इतना जानती हूँ कि किसी इंसान से लड़ने से अच्छा है परिस्थितियों के खिलाफ लड़ना। कम से कम जीत गई तो तुझे सुकून देगी। इंसान से जीत कर भी सुकून नहीं मिलेगा। तू ठीक कहती है सलीना। मैं उस बात के लिए कमज़ोर क्यों बनूं, क्यों रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, जिसका कारण सिर्फ मैं अकेली नहीं हूं? अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपना पैसा उस उबड़ खाबड़ बियाबान रास्ते पर चलने में क्यों झोंकूं, जिसका अगर कोई हल निकलेगा भी तो तब तक मेरे जीवन का सारा रस सूख चुका होगा। शाबाश, ये हुई ना बात। अब तो वही पुरानी राशि लग रही है जो परिस्थितियाँ कैसी भी हों उनकी गुलाम नहीं, बल्कि परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाने की तरफ ही सोचती थी। और फिर थोड़ी सी परिस्थितियों का ही तो फ़र्क है राशि। मैं शादीशुदा हूँ पर बेटा हॉस्टल में, पति 3 साल से यूएस गए हैं, मैं भी तो अकेले ही यहाँ ज़िंदगी से जूझ रही हूँ। परिस्थितियों से निपटना व सामाजिक व्यवस्था और उसके बनाए दायरे से बाहर जाकर परिस्थितियों से निपटने में बहुत फ़र्क है सलीना। बोलते बोलते राशि की आंखों में 2 मोती आकर फिर अटक गए। जानती हूँ, पर एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई नए दरवाजे भी खुलते हैं। बस खोलने की हिम्मत होनी चाहिए। चल अब कुछ खा ले और ऑफिस जा। छुट्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं। खुद को कमज़ोर होने का मौका बिल्कुल नहीं देना है। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गईं।
उसका आने वाला बच्चा अब उसके शरीर से टकराती नज़रों में सवाल बनकर उभरने लगा था, लेकिन उसने कुछ छिपाया नहीं। कई बातें छिपाने पर तनाव से गुजरना पड़ता है। इससे अच्छा है एक बार सच बोलकर खुद को शांत रखना। झूठ हर बार अपना बहाव, तेजी, फितरत, आदत, आकार, प्रकार व भाव बदल देता है, लेकिन सच हमेशा सच ही रहता है। राशि ने भी एक बार सबको सच बताकर सबका मुंह बंद कर दिया था। बच्ची का जन्म हो गया। राशि के घर में पता चला, पर कोई उसे देखने भी नहीं आया। सलीना ने औपचारिकता निभाते हुए केशव को भी सूचना दी, पर उसने भी पूरी तरह से बेरुखी दिखा दी। आरवी 1 साल की हो गई थी। सलीना की जिद पर उसने ऑफिस कर्मियों व कुछ निजी दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी दे डाली थी। सलीना रात को कमरे में आई तो राशि एक हाथ से आरवी को सहलाती हुई चुपचाप आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पोंछ रही थी। अरे, ये आज फिर बिन बादल बरसात कैसे? क्या हुआ? कुछ नहीं। आंसू पोंछकर राशि ने जबरदस्ती मुस्कुराने का प्रयत्न किया। कुछ तो है, मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? सलीना संजीदा हो गई। नहीं, तुझसे कुछ नहीं छिपा सकती। राशि फिर पिघलने लगी। वो शादी कर रहा है। भर्राए कंठ से वो बोली। कौन? केशव? तेरा मन अभी भी उसके इर्द गिर्द घूम रहा है? कैसे न घूमेगा सलीना, कहाँ छुटकारा पाऊंगी? वो नन्ही आरवी की तरफ एकटक देखते हुए बोली। इस डोर से तो मैं बंधी ही हूँ ना। एक व्रत तो था आरवी के रूप में जिसने दोनों को अपने घेरे में ले रखा था। सलीना, शादी कितना बड़ा बंधन लगता है ना हमें। जब तक उस खूबसूरत बंधन में बंधने, निभने व बुनियाद बनाने की उम्र होती है और हम आज़ादी को चुन लेते हैं, लेकिन फिर ये बिन बंधन की आज़ादी का मोह खत्म क्यों होने लगता है? विवाह एक बंधन ही सही, पर उस बंधन की आज़ादी का मोह आखिर इतना आकर्षित क्यों करने लगता है कि एक उम्र के बाद उसमें बंधने के लिए हर स्त्री पुरुष छटपटाने लगता है? कहाँ पर गलती होती है? कौन सी व्यवस्था सही है? राशि की आंखें फिर बदरी बन बरसने लगीं। ये सब सोचकर खुद को कोसने के बजाय एकजुट होकर भविष्य की तरफ देख। अब तू सिर्फ एक लड़की नहीं, माँ भी है आरवी की, एक सिंगल मदर, जो आज के आधुनिक जीवन का एक जीता जागता सच है। इसीलिए अकेली माँ के इस सच को स्वीकार कर जीवन को नए सिरे से संवारने व नए ढर्रे पर ढालने के लिए खुद को तैयार कर राशि। दूसरा, मैं तुझे बताना चाहती थी कि 1 महीने बाद विनय भी वापस आ रहे हैं। सलीना का इतना कहना काफ़ी था। ठीक है सलीना, मैं जल्दी ही अपने लिए कोई व्यवस्था कर लूँगी। 1 महीने बाद राशि एक स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। अतीत को पूरी तरह बिसरा कर वो पूरी तरह से वर्तमान में जीकर भविष्य की तरफ देख रही थी। लिव इन रिलेशन में रहने के बाद अलग होने की स्थिति में सिंगल मदर होना कोई गुनाह नहीं है और न किसी को अपमानित करने या कमतर समझने का हक है उसे। खुद का सम्मान करना सीखोगी तो कोई भी उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यही सोचकर वो उमंगों व विश्वास के उड़ते छोरों को मजबूती से पकड़ जीवन डगर पर फिर से बढ़ चली थी। लेकिन ऑफिस में बमुश्किल साल भर पहले आया आर्यन अक्सर उसकी खींची लक्ष्मण रेखा को पार करने की धृष्टता जब तब कर बैठता। सांवली रंगत, मध्यम कदकाठी, साधारण सी शख्सियत व साधारण से परिवार से संबंध रखने वाले सिरफिरे आर्यन से वो जितना दूर जाना चाहती वो उतना ही उसे घेरता रहता। अभी नया नया ही तो बांधा था राशि ने खुद को। उसके अरमानों पर बंधी ढीली सी गिरह को कोई जरा सा सहारे की उंगली से आराम से खोल सकता था। हर वक्त खुद के बनाए मकड़ जाल में क्यों उलझी रहती हो? एक दिन धृष्ट हो आर्यन सवाल दाग बैठा। मकड़ी को शायद अच्छा लगता है अपने खुद के बनाए जाल में उलझे रहना। क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? वो चिढ़कर बोली। ऐतराज़ ये है कि यदि मैं उस जाल के अंदर आने की कोशिश करूँगा तो डर है कि कहीं जान ना गंवा बैठूँ। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि मकड़ी ही उस जाल से बाहर आने की हिम्मत कर बैठे। ना तुम ये गुस्ताखी करो और ना मकड़ी का ही कोई अरमान है बाहर आने का, वो त्योरियाँ चढ़ाते हुए बोली। पर मैं फिर भी इंतज़ार करूँगा तुम्हारे बाहर आने का। क्यों खुद को सजा दे रही हो? बेबाक सा आर्यन आज एकाएक संजीदा हो गया। राशि उसकी संजीदगी से आंखें कान बचाती हुई घर चली आई, पर आर्यन की बातें देर तक कानों में गूंजती रहीं।
आरवी 3 साल की होने वाली थी। केशव का फ्लैट छोड़ने के बाद उसकी केशव से मुलाकात नहीं हुई थी। अभी तक उसने खुद को सचमुच अपने जाल में जकड़ रखा था, इसलिए आर्यन की बचकानी बातों को एक कान से सुनकर वो दूसरे कान से निकाल देती थी। पर पता नहीं आज उसके संजीदा स्वर में कैसी कसक थी कि भुलाए न भूल रही थी। आर्यन का भरा हुआ सा स्वर निरंतर उसके कानों में गूंजकर प्रतिध्वनित हो रहा था। विचलित सी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। यूँ आर्यन के लिए उसके दिल में किसी तरह की भी कोमल भावनाएं कभी पैदा नहीं हुई थीं, लेकिन आज उसे समझने का नज़रिया कुछ बदल जरूर रहा था। अपने ख्यालों में उलझी हुई सी वो बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पर लेट गई। तभी मोबाइल की घंटी बज गई। उसने फ़ोन उठाकर देखा। इतने समय बाद स्क्रीन पर केशव का नाम देखकर मानो शरीर का समस्त द्रव जम गया। सैकड़ों सवाल मस्तिष्क में कौंध गए। दुविधा में पड़ी वो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पाई, लेकिन फ़ोन एक बार बंद होकर फिर बजने लगा। अनेक संशय मन में लिए उसने न चाहते हुए भी यंत्रवत फ़ोन उठा लिया। कैसी हो राशि? उससे कोई जवाब न दिया गया। लंबे समय बाद केशव की आवाज़ की ऊष्मा से जैसे वो मोमबत्ती की तरह पिघलने लगी थी। कोई जवाब न पाकर केशव खुद ही बोलने लगा। उसकी आवाज़ गमगीन थी। तुम्हारे बिना रहना मुश्किल होता जा रहा है राशि। तुम्हारी जिद से जिद में आकर मैंने रास्ता बदल तो लिया, लेकिन सिमी के साथ एक दिन भी खुश नहीं रह पा रहा हूँ। हर समय तुम न जाने कैसे बीच में आ जाती हो। सिमी और मैं अलग हो रहे हैं। मैं अपनी बेटी और तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। राशि की समस्त इंद्रियां श्रवण तंत्र बन गईं। सांसें मानो अपना प्रवाह विस्मृत करने लगीं। शरीर में कोई स्पंदन शेष न था। वो पाषाण बन बुद्ध की तरह मोबाइल कान से लगाकर अविचल बैठी थी। बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर स्वर जैसे निष्ठुर बन रूठ गए थे। मैं जानता हूँ राशि, तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, पर बस मुझे एक मौका दे दो। कभी शिकायत ना होगी तुम्हें मुझसे। आरवी अभी बहुत छोटी है, उसे पिता के साये की ज़रूरत है। अपने लिए ना सही, आरवी के लिए स्वीकार कर लो मुझे। अब कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगा, मना लूँगा तुम्हें। केशव की आवाज़ भावनाओं के वेग से नम हो काँप रही थी। राशि की ज़बान तो तालू से चिपक गई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज सोच लो अच्छी तरह से, मैं कल दोपहर 1 बजे तुम्हें फ़ोन करूँगा। कुछ जवाब न पाकर अपनी बात कहे केशव ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन ऑफ कर राशि निढाल हो बिस्तर पर गिर गई। बहुत कुछ याद आ गया। वो दिन जब उसने केशव का फ्लैट छोड़ा था, कितनी निराश्रित होकर घर से निकली थी। अपने बिन बाप के बच्चे को इस धरती पर लाने के लिए उसे भी धरती जितना धैर्य रखना पड़ा था। केशव ने पलटकर भी इन्हें पूछा था कि वो किस हाल में है। अपनी बच्ची के पैदा होने की खबर सुनकर उसके दिल में उसे एक बार देखने की तमन्ना तक न जागी थी, और आज? लेकिन कितना मन भावन व संपूर्ण था ये प्रस्ताव। सच तो ये है कि केशव के बाद किसी पुरुष के नज़दीक जाने की चाह ने उसके हृदय में कभी जन्म ही न लिया। सब कुछ बिखर गया था। एक विश्वास तो था ही, चाहे लिव इन में रह रहे थे। दिल दिमाग में छाया तो केशव ही रहा था। वो पुरुष नहीं थी कि सब कुछ भुलाकर फिर अपना नया आशियाँ बना लेती। और इतना सरल भी नहीं था आरवी की जिम्मेदारियों के साथ। आज अगर वो केशव का प्रस्ताव मान ले तो कितनी ही अनसुलझी बातें सुलझ जाएंगी। आरवी को अपने जन्म की जटिल विभीषिका पता भी नहीं चलेगी। उसे अपने पिता का प्यार मिल जाएगा। उसे केशव का साथ वापस मिल जाएगा, जिससे उसका सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक जीवन स्थिरता पालेगा। लेकिन वो विचारों व भावनाओं के अंतर्द्वंद की कशमकश से उठकर पीछे तकिया लगाकर बैठ गई। लेकिन क्या जवाब देगी अपने अंदर की राशि को, उस स्त्री को जिससे कोख में दोनों की गलती कहें या प्यार का फल अकेले लेकर घर से निकलना पड़ा था। वो शारीरिक बलात्कार भले ही ना हो, लेकिन क्या जवाब है उस मानसिक बलात्कार का केशव के पास, जिसका फल स्वाभाविक व कुदरती होकर भी सिर्फ उसे ही भुगतना पड़ा था। केशव उसकी जिद के कारण जिद में आया तो उसने रास्ता बदल लिया। उसके वह अपनी बेटी के पास वापस आने का मन किया तो पत्नी से नहीं बनी। आखिर कौन सा स्वर्ग पाने की खुशी में रास्ता बदल गया था केशव? तब बेटी के प्रति कोई मोह न जागा। दोनों के कर्मों की सजा उसने अकेले भुगती। पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक तौर पर भी
खुद को भी तैयार कर लिया था अब भविष्य में आरवी के सवालों के जवाब देने के लिए। इन सबके बीच केशव कहाँ था? वो बहुत देर हल्के अंधेरे में बैठी विचारों के सागर में गोते लगाती रही। उसकी तंद्रा तब भंग हुई जब अलार्म घड़ी ने बजकर सुबह होने की सूचना दी। चौंक कर उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह हो गई, पता भी न चला। उसने आरवी को उठाकर स्कूल के लिए तैयार किया, उसे छोड़कर आई। आज ऑफिस जाने का मन नहीं था, इसलिए छुट्टी के लिए मेल कर दिया। चाय लेकर बैठी तो अपनी कश्मकश में उलझी उसकी आंखों में आंसू छलक आए। आंसू तो उस दिन भी छलके थे जिस दिन वो बेसहारा होकर अंधेरे अनजान भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रही थी, लेकिन आज के आंसू मान, स्वाभिमान व आत्मविश्वास के थे। आज केशव व आर्यन दो दो मजबूत सहारे उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा रहे थे, उसका साथ पाने को आतुर थे। उसके मन मस्तिष्क में एक निर्णय धीरे धीरे पुख्ता हो रहा था। शायद अगले कुछ घंटों में वो किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। ऐसा सोचकर उसने खुद को संतुष्ट किया और घर के कार्यों में लग गई। ऑफिस का टाइम शुरू हुए काफ़ी देर हो गई थी। आर्यन ऑफिस पहुंच गया होगा, उसे उसकी छुट्टी का पता भी चल गया होगा। तभी फ़ोन की घंटी बज गई। उम्मीद के अनुसार आर्यन का ही फ़ोन था। उसने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद फ़ोन फिर बजने लगा। वो फ़ोन को बस घूरती ही रही। फ़ोन थोड़ी थोड़ी देर में बजकर फिर बंद हो जाता। उसके बाद काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं बजा, लेकिन घर की घंटी बज गई। उसने दरवाज़ा खोल दिया। चिंतित सा आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। क्या हुआ तुम्हें? कब से फ़ोन मिला रहा हूँ। तुमने बीमारी का मेल किया था, इसलिए मैं चिंतित हो गया था। सोचा शायद तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी, पर तुम तो एकदम ठीक लग रही हो। वो गुलाबी सूट में सजी संवरी राशि को देखकर आश्चर्य से बोला। तुम्हारा फ़ोन उठा लेती तो तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है ये कैसे जान पाती। वो मुस्कुराती हुई वापस पलट गई। तुम्हें हंसी सूझ रही है? मेरी तो जान ही सूख गई थी कि आखिर हुआ क्या है जो इतनी देर से मोबाइल नहीं उठा रही हो। आर्यन की चिंता उसे ठीक देखकर अब गुस्से में तब्दील हो गई थी। ऐसा कहीं होता है? तो फिर कैसा होता है? राशि मंद मंद मुस्कुराती चाय बनाने लगी। तुम्हें जरा भी फिक्र है कि मैं किस तरह से भीड़ से हाथापाई करता हुआ आ रहा हूँ? तो मत करो ना हाथापाई, मुझे अपने घर ले चलो। राशि की मुस्कुराती आंखें एकाएक नम हो गईं। ये लो गरम गरम चाय पियो। राशि, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? हतप्रभ सा आर्यन चाय का कप वापस स्लैब पर रखता हुआ बोला। हाँ आर्यन, मकड़ी अपने बुने जाल से बाहर आना चाहती है। क्या तुम सहारा दोगे? राशि की पलकें भीग गईं। बहुत बड़ा निर्णय ले रही थी, बहुत कुछ छूट रहा था। सहारा नहीं, सहारा तो कमज़ोरों को दिया जाता है राशि। तुम तो मजबूत हो, बस थोड़ा सा बिखर गई हो, समेट लूँगा तुम्हें। वो भाव विवल स्वर में बोला। तो समेट लो ना, इससे पहले कि कुछ और बिखर जाऊं। राशि ने अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख दिया। आर्यन ने परम संतुष्टि, विश्वास व खुशी से राशि को दोनों बाहों में समेट लिया। दोनों की धड़कनें एक हो रही थीं। घड़ी में 1 बज रहा था और मोबाइल बज बज कर तूफान खड़ा कर रहा था। आखिर तूफान शांत हो गया। शायद केशव को भी इस तूफान के बाद के सन्नाटे के कारण का एहसास हो गया था। जवाब मिल गया था उसे। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई एक सशक्त व शिक्षाप्रद कहानी, जो रास्ता खुशी दे। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।